हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे इंशाल्लाह। दिस इज मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर लेक्चर कंटिन्यूली अपलोड किया करो, सारा कोर्स कवर कर लो। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर कंटिन्यूली अपलोड किया करो और सारा कोर्स मैं कंप्लीट करो। लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको थोड़ा सपोर्ट कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले, आगे जाके फॉलो करे इसको कि जल्दी इसकी जो क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप भी मेरा सपोर्ट कर ले, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को सारा कोर्स जो है कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जितने भी फार्मूले बन रहे हैं यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सब आज हम कवर करने वाले हैं। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो एमसीक्यू वाले स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज बनते हैं और जितने भी फार्मूले बन रहे हैं ये सब फार्मूले हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। नंबर एक तो ये नोट कर ले कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ये है कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन की रिवर्स प्रोसेस है। वेक्टर एडिशन की रिवर्स प्रोसेस कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर एडिशन में हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को कंबाइन करते हैं, एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, जबकि वेक्टर रिजोल्यूशन में हम एक ही वेक्टर को दो या तीन कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट अप करते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन और वेक्टर रिजोल्यूशन ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। एमसीक्यूज में इस तरह आता है कि वेक्टर रिजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या नन ऑफ दीज। तो वेक्टर एडिशन, या इस तरह भी आ सकता है कि वेक्टर एडिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिवर्स प्रोसेस। नो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है, वेक्टर एडिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन। इट मींस कि वेक्टर रिजोल्यूशन और वेक्टर एडिशन ये दो एक दूसरे को क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। ओके, वेक्टर रिजोल्यूशन हम कैसे करते हैं? डायरेक्टली मैं फार्मूला पे जा रहा हूं। ये पहले 2 डायमेंशन में हम कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें मेरे पास एक वेक्टर है जिसको हम वेक्टर ए कहते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए की हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट होता है अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस को एक्स कंपोनेंट कहते हैं और अलोंग वाई एक्सिस को वाई कंपोनेंट कहते हैं। और एक दो कंपोनेंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिसमें एंगल थीटा कितना हो, जिसमें एंगल थीटा 90 डिग्री हो। ये नोट कर लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर दोस कंपोनेंट इन विच द एंगल थीटा इज 90। यहाँ पे देखिए ये अलोंग एक्स है और अलोंग वाई है, एक्स वाई में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं एक वेक्टर के और मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं एक वेक्टर के। मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होते हैं वो है 2xy या xz या yz। फॉर एग्जांपल xy भी हो सकते हैं या xz भी हो सकते हैं या yz भी हो सकते हैं। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मिनिमम, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, 3 x y एंड z, एक्स वाई और जेड, ये 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट जिसमें एंगल 90 हो, और वो कंपोनेंट जिसमें एंगल 90 ना हो उसको जनरल कंपोनेंट कहते हैं। और एक वेक्टर के जनरल कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल कंपोनेंट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जनरल कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर नहीं, जिसमें एंगल 90 ना हो, तो उसको वो है हमारे पास इनफाइनाइट। ये 3 पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर ले। मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 और जनरल कंपोनेंट इनफाइनाइट किसी भी वेक्टर के। ठीक है, इसके अलावा जो ए एक्स कंपोनेंट है ना, ये नोट कर लो,
इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपको एमसीक्यूज में दिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वेक्टर इतना है, एंगल मालूम कर ले, या एंगल इतना है, वेक्टर इतना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम कर ले। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके बुक में कौन सा वाला है? ये एक एक्स वाला है। और ये जो ए वाई वाला है आपके बुक में, ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। बहुत सारे बुक ऐसे भी है कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, लेकिन जो केपीके वाला बुक है आप वाला, उसमें ये ए वाई जो है वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है और जो ए एक्स है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। ये नोट कर ले। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, इसमें ये एक वेक्टर ए हुआ, वेक्टर ए की ये एक्स कंपोनेंट हुआ, और ये जो वाई कंपोनेंट है ये मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, ये ए वाई कंपोनेंट हुआ, और ये थीटा हुआ, और ये 90 हुआ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो वेक्टर है ना, वेक्टर, किसी वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ याद ये रखना है कि ना तो इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करना है और ना इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। बाकी आप कहां पे भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसा कि वेक्टर वाई कंपोनेंट जो है, वाई कंपोनेंट ये मैं यहाँ पे भी ड्रा कर सकता हूँ ए वाई, और इसे उठा के यहाँ पे भी ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, ना मैंने इसकी मैग्नीट्यूड चेंज की और ना ही डायरेक्शन चेंज की है। ठीक है, तो यू कैन रिप्लेस द वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू कैन ट्रांसफर द वेक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई, ये वेक्टर ए के। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये ए एक्स कंपोनेंट किसके बराबर है और ये ए वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, ये आप लोग नोट कर ले। जो इसके लिए हम यूज करते हैं cos थीटा, sin थीटा और टेंजेंट थीटा, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये हम इस्तेमाल करते हैं इन कंपोनेंट्स को मालूम करने के लिए और इस थीटा को मालूम करने के लिए। पहले मैं अगर ए एक्स कंपोनेंट मालूम करना चाहूं तो ए एक्स कंपोनेंट के लिए मैं cos थीटा इस्तेमाल कर रहा हूं, और cos थीटा आपको पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है, तो cos थीटा इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें तो थीटा और 90 के एडजेसेंट साइड जो है ये बेस है, तो ए एक्स इज द बेस और डिवाइड बाय दिस इज हाइपोटेन्यूज और ए इज द हाइपोटेन्यूज। इसको क्रॉस करने से मेरे पास ये ए एक्स बन जाएगा ए एरोहेड एंड cos थीटा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर ए की एक्स कंपोनेंट है और इस एक्स कंपोनेंट की वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ओके, और इस तरह भी मैं लिख सकता हूं कि ए एक्स एरोहेड बराबर है ए cos थीटा आई यूनिट वेक्टर। अगर आप यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर लिखते हो तो इस एरोहेड को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर मींस कि जो एक्स है, जो ए एक्स है, ये अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन है, और अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन आपको पता है कि हम यूनिट वेक्टर आई कैप लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यह है, वाई कंपोनेंट को हम मालूम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन यह है कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर is a vector or scalar। important MCQs point है कि component of vector is vector or scalar or a and b both या none of these। component of vector is vector, क्योंकि ये वेक्टर का हिस्सा होता है तो इसलिए component of vector भी एक वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह लिखूं कि a x मॉडुलस एरोहेड दिस इज इक्वल टू ए cos थीटा, इस तरह अगर मैं लिखूं तो दिस इज द स्केलर फॉर्म। ये क्या है? ये स्केलर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इससे हम वेक्टर ए एक्स की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे? लेट सपोज आपके पास ये एंगल 45 डिग्री गिवन है और ये ए वेक्टर 4 यूनिट है या 3 यूनिट है, एनीवन जो भी हो सकता है, तो सिंपली cos 45 डिग्री कर ले और ए की जगह 3 लेके इसको ज़रब करके आपको ए एक्स मिल जाएगा। तो मेरे पास जो ए एक्स है, ए एक्स बराबर है ए cos थीटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो ये इक्वेशन कब इस्तेमाल होता है? जब आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि मेरे पास वेक्टर ए इतना है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इतना है, या वेक्टर एफ की मैग्नीट्यूड इतना है, या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड एनी वन वेक्टर दे सकता है। ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, वेक्टर ए इतना है और इसने एक्स के साथ इतना एंगल बनाया है। आप मुझे ये बताओ कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो सिंपली आप इन वैल्यू को पुट करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो। और इससे इस तरह फार्मूला भी बनता है कि ए बराबर है ए एक्स cos थीटा, ए एक्स बाई cos थीटा। ये फार्मूला भी देखे, दोनों साइड को
cos थीटा पर डिवाइड कर ले, ठीक है। और यहां से आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि मेरे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है और उसने एंगल इतना बनाया है, आप मुझे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर ले। तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एंगल थीटा से वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी मालूम कर सकते हो। और आप इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू ax by a या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ax by a। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट और इस इक्वेशन के लिहाज से आपको इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना है और जिसकी मैग्नीट्यूड इतना है, आप मुझे एंगल मालूम कर लो कि इस वेक्टर ए ने कितना एंगल बनाया होगा। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप एंगल को मालूम कर सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, और ऐसे आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एंगल थीटा, और ऐसे आप कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो फ्रॉम थीटा एंड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। These are the possible formulas and these are the possible MCQs that can be occur according to this equation. ओके, इसके बाद अगर मैं ए वाई कंपोनेंट को मालूम करना चाहो कि ए वाई कंपोनेंट कितना होगा, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, यूज करता हूँ साइन थीटा। और साइन थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज द ए वाई मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस मेरे पास है ए, तो ए वाई बाई ए, तो साइन थीटा दिस इज इक्वल टू, बल्कि इस ए को क्रॉस करने से मेरे पास ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा, ए वाई बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। और इस ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और इस तरह भी मैं लिख सकता हूं कि ए वाई बराबर है ए साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, ए साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, और मैग्नीट्यूड फॉर्म किया हो जाएगा ए वाई मॉडुलस दिस इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या सिंपली आप ए वाई बराबर है ए साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपको अगर वेक्टर ए गिवन है और थीटा गिवन है तो आप वर्टिकल कंपोनेंट को इजीली मालूम कर सकते हो। स्टेटमेंट ऐसा होगा कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इतना है, इसने एंगल इतना बनाया है, आप मुझे वर्टिकल कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड मालूम कर ले। तो यहाँ पे देखे वेक्टर ए 3 है, एंगल 45 डिग्री है, तो सिंपली ए वाई बराबर है 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 45 डिग्री। ए एक्स को मालूम करने के लिए आपने काजा 45 डिग्री किया था, ए वाई को मालूम करने के लिए आपने साइन 45 डिग्री करना है, तो इसको ज़रब करने से वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं इस तरह लिखूं कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड बराबर है ए वाई बाई साइन थीटा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। और इस इक्वेशन में अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट गिवन हो और थीटा गिवन हो तो आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम करते हो। इसमें अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, इन दो इक्वेशन से आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये नोट किया करो कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है या वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है तो साइन थीटा अप्लाई करना है, और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है तो cos थीटा अप्लाई करना है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप लोग। और आपके पास साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए। तो यहाँ पे अगर मैं देखो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट गिवन हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन हो, तो मैं थीटा को भी मालूम कर सकता हूँ कि इस वेक्टर ए ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया है। अब ये नोट कर ले थोड़ा कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ए मैग्नीट्यूड दिया हो तो cos इनवर्स लेना है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट और ए की मैग्नीट्यूड दिया हो तो sin इनवर्स लेना है। These are the possible formula in the vector resolution by which we can measure the a magnitude, the x component magnitude, a y component magnitude and angle theta by applying cos theta or sin theta. Okay. अच्छा, इसके बाद अगर मैं वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहो, वेक्टर फॉर्म नहीं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और उसकी एक्स कंपोनेंट है और प्लस
ए वाई कंपोनेंट है, ठीक है। और मैं इस तरह लिख सकता हूं कि एक वेक्टर ए है उसकी ए एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई यूनिट वेक्टर के बराबर है प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर है। इस तरह भी लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं और इस तरह भी लिख सकता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और ये ए एक्स किसके बराबर है, ए कास थीटा के बराबर है एरोहेड, और प्लस ए वाई किसके बराबर है, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है और एरोहेड, ठीक है। इस तरह भी लिख सकता हूं और इस तरह भी लिख सकता हूं कि वेक्टर ए है ये ए कास थीटा आई यूनिट वेक्टर के बराबर है और प्लस ए साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर के बराबर है। इस तरह भी लिख सकता हूं क्योंकि x की जगह x के लिए i यूनिट वेक्टर और y के लिए j यूनिट वेक्टर, और ये 2D में है, 2 डायमेंशन में है यानी प्लेन में है, x और y है सिर्फ, z नहीं है मेरे पास। और अगर मैं 3D में लिखना चाहूं तो मेरे पास एक वेक्टर a है ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, इस तरह भी मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे 3D हुआ क्योंकि z कंपोनेंट ऐड हुआ। अब ए एक्स तो ए कास थीटा से मालूम किया जाता है, ए वाई ए साइन थीटा से मालूम किया जाता है, ए जेड कहां से हम मालूम करेंगे? ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ए एक्स ए कास थीटा के बराबर है, ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है, ए साइन थीटा के, तो ए जेड किसके बराबर है? तो ये नोट कर लो कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा ये प्लेन एंगल है, ठीक है, और प्लेन एंगल 2 डायमेंशन एंगल होता है, तो इसमें सिर्फ हम x और y मालूम करते हैं, z मालूम नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन अगर हम z को मालूम करना चाहे तो इसके लिए हम फिर थीटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए हम फिर अल्फा बीटा और गामा इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम वेक्टर कोसाइन कहते हैं, वेक्टर डायरेक्शंस कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का यूज करके इसके लिए अल्फा हो जाएगा, इसके लिए बीटा हो जाएगा, इसके लिए गामा हो जाएगा। लेकिन आपके बुक में चूंकि 3D नहीं है, 2 डायमेंशन फार्मूले है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो फार्मूला 3D में आसानी से ट्रांसफर होता है वो हम फिर लिखेंगे, और उसको मालूम करने के लिए अगर हमें फार्मूला रिक्वायर्ड हो जाए तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये नहीं है कि ए जेड ए कास थीटा या ए साइन थीटा, इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि थीटा 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन नहीं है। तो जेड को मालूम करने के लिए फिर हमने अल्फा बीटा और गामा का इस्तेमाल करना होगा, और वो आप लोगों के बुक में नहीं है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है ए कास थीटा, चलो अगर ए कास थीटा और ए साइन थीटा लिखते हैं ना तो ये हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। ए एक्स आई यूनिट वेक्टर ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर है ए एक्स एरोहेड प्लस ए वाई एरोहेड प्लस ए जेड एरोहेड, इस तरह लिख सकते हैं। थीटा की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर हम वो फॉर्म लिखना चाहे तो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में हम ये लिखेंगे, न कि थीटा की फॉर्म में, ठीक है। This is called the resolution of the vector। अब क्वेश्चन ये हो रहा है यहाँ पे कि सर आपने लिखा कि ए एक्स ए कास थीटा के बराबर है और ए वाई ए साइन थीटा के बराबर है, ठीक है, ये आपने लिखा। सर ये हम इस तरह नहीं लिख सकते कि ए एक्स ए साइन थीटा के बराबर आ जाए और ए वाई ए कास थीटा के बराबर आ जाए, ये नहीं लिख सकते हम। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपके बुक में ये वाले हैं। ये वाले क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप जो एंगल लेते हो ना, एंगल, दिस इज वेक्टर ए, एक एंगल वाई के साथ आप बना ले और एक एंगल एक्स के साथ आप बना ले, ठीक है। जब y के साथ एंगल बनाएंगे ना तो आपकी जो रिलेशन है ए एक्स और ए वाई वाला, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई, ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए वाई बेस हुआ तो बेस के लिए कास थीटा लगाएंगे और ए एक्स परपेंडिकुलर के साइन थीटा, ठीक है। तो ए एक्स ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ए वाई ए कास थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे थीटा लेंगे और ये आपके पास ए वाई हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, तो ए एक्स बेस हुआ और ए वाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा यानी ए वाई ए साइन थीटा के बराबर और बेस के लिए कास थीटा यानी ए एक्स ए कास थीटा के बराबर। और आप लोगों ने अगर वो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस और इन प्लेन होता है, आप लोगों की जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था कि द थीटा विल ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर आप थीटा को इस यहां से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हो तो हमेशा के लिए ए एक्स ए कास थीटा के और ए वाई ए साइन थीटा के। लेकिन
जिस जगह पे भी, जिस टॉपिक में भी आपने एंगल को वाई एक्सिस के साथ कंसीडर किया पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा के लिए ए वाई ए साइन थीटा के नहीं, ए वाई ए cos थीटा के बराबर रहेगा, और ए एक्स ए cos थीटा के नहीं, ए एक्स ए साइन थीटा के बराबर रहेगा। लेकिन आप लोग फिलहाल ये सीख ले, क्योंकि ये आपके बुक में है, ये आपके कोर्स में, ये आपके लेवल में है, और ये अगर नहीं सीखते तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपके बुक में फिलहाल चैप्टर 2 में नहीं है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और इस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने कंपोनेंट मालूम किया है। अब इसके रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे, और वो रिवर्स प्रोसेस ये है कि हमें कंपोनेंट गिवन होंगे, हम वेक्टर ए को मालूम करेंगे और थीटा को मालूम करेंगे। ठीक है, इस वेक्टर ए और थीटा से हमने तो कंपोनेंट मालूम किए, अब कंपोनेंट से हम वेक्टर ए और थीटा मालूम करेंगे। दिस इज द सेकेंड प्रोसेस। ओके, थैंक यू।